संबंध में आज ये संवाद आपसे किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो विभाग की दशा है और दिशा है उस पर प्रकाश डालूंगी। सबसे पहले कृषि विभाग के क्या मैंडेट हैं। किसान कल्याण और कृषि विभाग के मैंडेट जो मुख्य रूप से है वो फसलों के क्षेत्राच्छादन में विस्तार और उत्पादकता और आज के कंटेक्स्ट में यदि संदर्भ में हम देखें तो हमारे लिए राज्य में सबसे बड़ी चुनौती है वो है फसल चक्र के परिवर्तन की। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को दृष्टिगत रखते हुए चूँकि हमारा प्रदेश धान का कटोरा कहा जाता है तो धान के अलावा अन्य फसलों के प्रचार प्रसार की दिशा में विभाग अनवरत प्रयासरत है। किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री, बीज, उर्वरक और इसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के संबंध में भी प्रयास जारी है। ये विभाग का मुख्य मैंडेट है। मृदा स्वास्थ्य, उर्वरकता, कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहित करना भी हमारे विभाग के एक मुख्य मैंडेट में है। छत्तीसगढ़ एक नज़र में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र का 34% जो है वो खरीफ है। मुख्यतः खरीफ में खेती की जाती है। रबी का रकबा अपेक्षाकृत कम है और खरीफ में भी 80% से ज़्यादा में धान की खेती की जाती है। आगे जो जानकारी आपसे साझा की जाएगी उसमें मुख्य रूप से हमारा फोकस रहेगा कि किस प्रकार से हम लोग धान के अलावा अन्य फसलें जो किसानों के लिए उपयोगी हैं, लाभदायक हैं और जो जलवायु के लिए लाभदायक हैं, मिट्टी के लिए लाभदायक हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभदायक हैं, उन पर विभाग जो है वो प्रयास कर रहा है कि उनकी खेती बढ़ाई जाए। लघु धान्य लगभग 1 लाख हेक्टेयर जो है वो हमारा मिलेट है, लघु धान्य फसलों का क्षेत्र है। रबी है लगभग 19 से 20 लाख हेक्टेयर में। और सबसे बड़ी चुनौती जो है जिसके बारे में हम लोग बराबर बात करते हैं वो ग्रीष्मकालीन धान का क्षेत्र है जिससे हमारी पेयजल की व्यवस्था जुड़ी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड। ये क्षेत्राच्छादन है जो आप देखेंगे कि हम लोग दलहन और तिलहन में, बस एक संक्षेप में, दलहन और तिलहन में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और बढ़ा भी है। 24-25 से 25-26 तक भारत सरकार का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है और ऑयल सीड मिशन है। ये 2 मिशन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं और जिसमें राज्य की प्रगति भी अच्छी प्रदर्शित हो रही है। हमारा पूरा अमला जो है इसमें प्रयासरत है कि इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देके उत्तरोत्तर इसमें राज्य वृद्धि करे और धान के कुछ रकबे को इसमें शिफ्ट किया जाए तो कई प्रकार से लाभकारी फसलें हैं उनको दिया जाए। आगे ये सबसे पहले जो टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हम लोग करते हैं उसमें एक हमारी योजना कृषक उन्नति है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से किसानों को आदान सहायता दी जा रही है जिससे धान की फसल काफ़ी लाभकारी हो गई है। पर प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि धान की फसलों के अलावा यदि 25 खरीफ से अन्य फसलें किसान ले रहा है तो उनको भी प्रति एकड़, अगर धान किसी किसान ने लिया है और उसके स्थान पर अन्य फसल ले रहा है तो उसको 11,000 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता, और यदि खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य और कपास लग रहा है तो वो भी 10,000 प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा पिछले 2 साल के पूर्व दिसंबर 23 में 2 वर्षों का धान प्रोत्साहन का जो बकाया राशि था उसको भी सरकार ने पे किया है किसानों को। 3,675 करोड़ रुपए का इतना पेमेंट किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण योजना है हमारी किसान सम्मान निधि जिसमें किश्तों के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो हमारे प्रदेश में जैसे 2023 के अंत तक 21,54,000 किसान लाभान्वित हो रहे थे, आज की तिथि में 26 लाख की हमारी तैयारी है और पिछली जो किश्त थी 21वीं किश्त उसमें करीब लगभग 24,73,000 किसान लाभान्वित हुए थे और ये आगामी किश्त जो है उसमें हम लोग लगभग 26 लाख किसानों को ये देंगे। साथ साथ में गन्ना का रकबा और गन्ना की जो फैक्ट्रीज हैं उनको भी लाभकारी करने का प्रयास किया जा रहा है और विगत 2 वर्षों में
लगभग 93 करोड़ रुपया 93 करोड़ गन्ना को बोनस के रूप में दिया गया है। फसल बीमा में किसानों की सुरक्षा के लिए करीब 4,90,000 किसानों को 854 करोड़ का भुगतान किया गया है। और ये जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है भारत सरकार का, इसमें प्राइस सपोर्ट स्कीम है ये, जिसमें रेट तय है और उसके माध्यम से दलहन और तिलहन फसलों का उपार्जन किया जाता है। हमारे यहाँ समितियों के माध्यम से ये किया जा रहा है और इसके लिए नाफेड और NCCF 2 एजेंसी राज्य सरकार ने तय की है। खरीफ के लिए 425 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार ने इन फसलों के लिए दी है जो आप देख रहे हैं स्लाइड में, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली। और इसके साथ अब रबी की जो फसलें हैं उसको भी PM आशा अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में लिया जाएगा, जिसकी स्वीकृति शीघ्र ही भारत सरकार से प्राप्त होगी। इसके लिए 22 जिलों में 222 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये पुरानी स्कीम है, भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से, दोनों के सहयोग से एक अनुपात में राशि मिलती है उसके हिसाब से। पर उसमें हमने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं। धान से इतर लगभग 40,000 हेक्टेयर में लघु धान्य फसलों का प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है किसानों के खेतों में। करीब 3,800 हेक्टेयर में मक्का लिया गया है। उसी तरीके से 1,200 हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहनी और तिलहनी फसलें ली गई हैं। ये केवल डेमोन्स्ट्रेशन है, इसके अलावा भी ये फसलें लग रही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप में भी ड्रिप पद्धति और स्प्रिंकलर के लिए इतने कार्य किए गए हैं। और साथ साथ में सॉइल हेल्थ कार्ड में करीब 4.5 लाख, पिछले 2 साल में 4.5 लाख नमूनों को लिया गया है और 3,87,000 नमूनों को परीक्षण करके किसानों को कार्ड दिए गए हैं, जिसमें उनके ज़मीन की उर्वरकता के बारे में सलाह दी गई है। और मैं आपको आगे बताऊंगी प्राकृतिक खेती मिशन, उसमें भी हमारा प्रयास है। अभी हम लोगों ने कुछ रकबा लिया है प्राकृतिक खेती मिशन के पहले साल में और उसमें 100% सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं, ताकि हम लोग शुरुआत में सॉइल की फर्टिलिटी को देख लें और फिर आने वाले 2-3 साल के बाद देखें कि गोबर और जीवामृत और अन्य जो नेचुरल तत्वों से खेती को सहायता दी जा रही है उससे उर्वरकता में कितनी वृद्धि हो रही है। बेसलाइन के लिए वहाँ भी सॉइल हेल्थ कार्ड बांट रहे हैं। जैविक खेती और दंतेवाड़ा में आपको सबको विदित है कि 50,000 हेक्टेयर में जैविक खेती पहले से किया गया है, जिसका प्रमाणीकरण का कार्य चल रहा है। इसके अलावा पिछले 2 सालों में 21 लाख से अधिक प्रमाणित बीज का वितरण किया गया है सरकार के द्वारा। कृषि यंत्र 5,100 किसानों को दिए गए हैं और 2,264 किसानों को ट्रैक्टर इत्यादि दिए गए हैं। राज्योत्सव और अन्य में भी हम लोगों ने मेले और किसानों की संगोष्ठी का आयोजन किया है। कृषक उन्नति योजना में जैसा पूर्व मैंने चर्चा किया कि अब हम लोगों ने धान के अलावा जो अन्य फसलें ले रहे हैं उनको भी इस योजना के दायरे में सरकार लेकर के आ चुकी है, जिससे हमारे फसल चक्र परिवर्तन में लाभ होने की आशा है हमको। करेंट वर्ष में, चालू वर्ष में राज्य सरकार ने एक नई योजना ली है जो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला कृषकों को बीज उत्पादन में शामिल किए जाने के लिए बड़ी संख्या में बस्तर के क्षेत्र में और अन्य सभी क्षेत्रों में एक प्रोत्साहन योजना शामिल की गई है, जिसमें उनको कुछ अनुदान दिया जाता है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि 4,428 किसान, जिसमें महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के किसान हैं, जो बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और जो हमको बीज उपलब्ध कराएंगे। हमारे यहाँ उनका पंजीयन है विभाग में और हमको बीज उपलब्ध कराएंगे तो किसानों को वितरित किया जाएगा। लगभग 23,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती किया जा रहा है और ऐसे कई क्लस्टर माननीय मंत्री जी ने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं फील्ड में। बहुत बेहतरीन तरीके से महिलाएं भी सब्जी की खेती कर रही हैं। प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत धान भी लिया गया है और हमारा प्रयास है कि अन्य फसलें भी उसमें शामिल की जाएं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है वो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है, जिसमें हमको खरीफ 25 में 9,765 हेक्टेयर का लक्ष्य दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। हमने 11,000 से अधिक हेक्टेयर में विभाग ने तिलहनी फसलों का प्रदर्शन आयोजित किया है।
इसमें हम लोगों ने न सिर्फ फसल लगाने के लिए अनुदान और प्रशिक्षण दिया है, बल्कि करीब 10 जिलों में ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित करने के लिए पैसा दिया गया है और भविष्य में इस तरह के लिंकेज स्थापित करके हम लोग इस फील्ड में एफपीओ को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगली बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इस खरीफ से विकसित कृषि संकल्प अभियान संचालित किया गया भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से। मई और जून के महीने में आप लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होगी, कई लोग आप में से इसमें शामिल भी थे। इसमें सभी जिलों में करीब 2817 शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 2,70,000 किसान शामिल हुए और 16,000 से अधिक जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए और किसानों से इसमें प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया गया परस्पर। न सिर्फ उनको वैज्ञानिकों के द्वारा, विभाग के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उन्नत कृषि के संबंध में जानकारी दी गई, बल्कि उनसे भी हमने जानकारी ली जो वो उन्नत तकनीक और बेहतर तरीके से कृषि कर रहे हैं। तो ये परस्पर संवाद था जिसमें हमें भी काफ़ी जानकारी विभाग को भी उनसे हासिल हुई है। इसमें 300 से अधिक कृषि वैज्ञानिकों की उपस्थिति थी और ये सभी जिलों में किया गया। राज्य पोषित योजनाओं में राज्य शासन के द्वारा एक पहल की गई है। अक्ति बीज संवर्धन योजना में तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। उसी तरीके से 10 वर्ष से कम अवधि की दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना में भी 5,000 प्रति क्विंटल 5,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। मक्के का समर्थन मूल्य घोषित है। हमारे पास एक माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण समिति है कोंडा गांव में, जिसके द्वारा इस वर्ष 18,000 क्विंटल से अधिक अभी मक्का एमएसपी पर लिया गया है। इसके आगे ये कुछ सफलता की कहानियां हैं जो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर है राजनांदगांव का, जिसमें जो महिला स्वयं सहायता समूह है ये बायो इनपुट बना रही हैं, किसानों को दे रही हैं और इससे प्राकृतिक खेती का प्रचार प्रसार हो रहा है और किसान वहाँ से सामान लेके जा रहे हैं। जीवामृत और कई तरह के इसमें ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र इनका उपयोग किया जा रहा है और इससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है। भारत सरकार का, राज्य सरकार का ये प्रयास है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और मिट्टी की उर्वरकता के दृष्टिकोण से इसको बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। अगली स्लाइड। धमतरी में फसल चक्र परिवर्तन का बहुत बेहतरीन हम लोगों को फल मिला है, जिसमें धीरे धीरे ग्रीष्मकालीन धान के रकबे में कमी कर रहा है जिला प्रशासन। और आप ये डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले साल और इस साल धमतरी में तिलहनी फसलों का रकबा दुगना कर दिया गया है और शनय शनय हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें काफ़ी वृद्धि की जाएगी। दलहनी और तिलहनी फसलों दोनों का रकबा धमतरी ने एक जन अभियान चला करके पंचायतों को साथ में लेके कई बार संगोष्ठी करके इसको हासिल किया है। ये शक्ति में तिलहन मिशन के अंतर्गत ऑयल मिल की स्थापना की गई है, जिसको समूह के द्वारा संचालित किया जाएगा और वो समूह जो बीज उत्पादन कार्यक्रम में शामिल है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे स्वयं सहायता समूह और एफपीओ को शासन के इन प्रोग्राम्स में हम लोग अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। सूरजपुर में मूंगफली से किसानों की आय बढ़ रही है और मूंगफली की खेती ली जा रही है। राजनांदगांव एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें करीब 13,000 हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन धान लगता है और बहुत सराहनीय प्रयास वहाँ पर किया गया है। जब ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने, कृषि विभाग के अमले ने, जिला पंचायत ने ये अभियान चलाया है और पंचायतों ने खुद रिजॉल्व लिया है कि हम ग्रीष्मकालीन धान का रकबा नगण्य कर देंगे। तो आप देखेंगे अभी 10,000 हेक्टेयर में, और वहाँ मैं स्वयं गई थी, माननीय मंत्री जी की जानकारी में भी है कि वहाँ पे जो खेत पिछली बार ग्रीष्मकालीन धान ले रहे थे वो इस बार उन लोगों ने मक्का लिया है, चना लिया है और मैं उसको स्वयं देख के आई हूँ। सब्जी की खेती हो रही है। आगामी वर्षों की प्राथमिकताओं में जो विभाग की दिशा है वो इस तरीके से है कि हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है, सॉइल फर्टिलिटी और क्लाइमेट को लेते हुए, कि धान के साथ साथ कम पानी वाली फसलों को प्रोत्साहित करना है। रासायनिक उर्वरकों की उपयोग में कमी लाते हुए हमको प्राकृतिक जो उर्वरक हैं, जैविक हैं, उनको बढ़ावा देना है
और हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं कि अगले सीजन से कि रासायनिक उर्वरक का वितरण भी एग्री स्टैट पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन धान को शनय शनय करके बिल्कुल खत्म कर देना है ताकि जो गिरता जल स्तर है उसको रोका जा सके और द्विफसलीय क्षेत्र विस्तार की योजना से रबी फसलों का क्षेत्र विस्तार किया जाना है। रबी के समय में काफ़ी एरिया फैलो रहता है। हम लोग धीरे धीरे हर ज़िले में ये प्रयास कर रहे हैं एक आंदोलन की तरह कि जिस प्रकार से भी उन रकबों का इस्तेमाल किया जा सके जिन फसलों के लिए उसको लिया जाए ताकि क्षेत्राच्छादन में बढ़ोतरी हो। एडिबल ऑयल, तिलहन और दलहन तो प्राथमिकता है ही विभाग की, और इसके अलावा मूल्य संवर्धन करने का प्रयास किया जाएगा। जो हमारा अनजोड़ विजन है आने वाले समय में 2047, उसमें एक मुख्य प्राथमिकता रहेगी कि वैल्यू एडिशन और मार्केट लिंकेज किया जाए एफपीओ का और किसानों का।